कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बोर्डिंग स्कूल से जो कि हर 3 साल के बाद अपने दरवाजे खोलते हैं कुछ खास स्टूडेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर एक रूल है, यहाँ पे एडमिशन के लिए बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं बल्कि इनके पेरेंट्स देते हैं। पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हैं अपने बच्चों को इस स्कूल में यानी कि शानदार दिखने वाले इस स्कूल में भेजने के लिए। लेकिन असली सच्चाई तो कुछ और ही होती है और यह स्कूल असल में एक जेल होता है, रहस्यों से भरा हुआ, जहाँ पर क्या क्या होता है वो आगे देखने के बाद पता चलेगा। कि हज़ारों सख्त नियम हैं जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। के साथ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, जिद्दी और बदतमीज़ होती है, जिसका नाम होता है बीटा, जो काफ़ी ज़्यादा रूड और बदतमीज़ होती है। लेकिन उनके पेरेंट्स इसकी हरकतों की वजह से इसको ज़बरदस्ती यहाँ पर भेजते हैं। अब बीटा यहाँ पर आ तो जाती है लेकिन उसकी नज़र पड़ती है नाइनी पर, जो कि एक लंबा दुबला पतला और काफ़ी ज़्यादा निर्बल शरीर वाला होता है लड़का, बाकी सबसे काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। तभी प्रिंसिपल सबके सामने ऐलान करते हैं कि अब सभी छात्रों को 3 साल तक यहीं पर रहना होगा और इस स्कूल में पूरी तरीके से बंद रहना होगा। साफ शब्दों में कहा जाए कि सबसे करीबी गांव भी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, इसलिए यहाँ से भागना नामुमकिन ही है। और अब से तुम्हारे आसपास सिर्फ वही लोग होंगे जो कि इस स्कूल के अंदर हैं, ना कि कोई और बाहर जाएगा और ना ही कोई और अंदर आएगा। इस रहस्यमयी जगह की दीवार के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है जो धीरे धीरे अब सामने आने वाला है। जब एक लड़का भागने की कोशिश करता है तो स्कूल का गार्ड उसके सामने आ जाता है और लड़का कहता है कि साइड हो जाओ। वो गार्ड तो बिल्कुल जरा सा भी नहीं हिलता है, जिसके बाद हमारे प्रिंसिपल साहब आते हैं और सभी को नियम समझाते हैं। सबसे पहला नियम, मोबाइल फ़ोन पूरी तरीके से बैन होगा ताकि कोई भी अपने पेरेंट्स या फिर बाहर की दुनिया से किसी भी लोगों से बात कर सके। दूसरा नियम, छात्रों को खाना खुद ही बनाना होगा, लेकिन ज़्यादातर छात्रों को तो अंडा उबालने तक नहीं आता था, तो खाना क्या खाक बनाएंगे। अब वे लोग एक कुक की मांग करते हैं तो उनकी बात पर साफ मना कर दिया जाता है। फिर प्रिंसिपल सबसे अहम नियम बताते हैं कि जंगल में जाना सख्त मना है। कहा जाता है कि जो भी जंगल में जाता है वो गायब हो जाता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट गायब हो चुके हैं क्योंकि जो भी जंगल से बाहर जाता है या तो वो घायल होकर आता है या फिर वो मर जाता है। लेकिन बीटा इन नियमों को तोड़ती है और कुछ छात्रों के साथ मिलकर के जंगल की तरफ भागती जाती है घर वापस जाने की कोशिश में, मगर वे नहीं जानते थे कि प्रिंसिपल उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। उन सबको भागने से रोकते नहीं हैं बल्कि चुपचाप देखते रहते हैं क्योंकि वे वापस आएंगे ही। एक लड़का वापस जाने की बात करता है लेकिन दूसरा उसे मना कर देता है। उसका सोच था होती है कि जंगल का खतरा स्कूल की जेल जैसी ज़िंदगी से तो बेहतर ही होगा। तभी उन्हें भूखे भेड़िए की डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है जिससे सब घबरा जाते हैं और वापस स्कूल में लौट जाते हैं। बेटा अपनी जान के लिए डरी हुई होती है, लेकिन उसी वक्त उसके दिल में निया के लिए एक किसकी ख्वाहिश भी जाग जाती है। देखा जो कि एक अनाथ लड़की थी, एक पुरानी फ़ोटो एल्बम देख रही होती है और यहाँ उसकी नज़र उसी जगह पर रुकती है जहाँ पर उसके खोए हुए भाई की तस्वीर थी। उसका नाम रॉन था और वो कुछ साल पहले इस स्कूल में आया था और तब से लापता है। और यही रीज़न था कि मीका इस स्कूल में आई थी और अपने भाई को ढूंढने के लिए। पहली फिजिकल एजुकेशन की क्लास में स्कूल का सख्त रवैया सामने आता है। जब मैथ टेबल गिर जाता है तो पूरे ग्रुप को सज़ा मिलती है और सज़ा के तौर पर उन्हें एक्स्ट्रा राउंड लगाने पड़ते हैं। तनाव और भी बढ़ जाता है। उनमें से एक तिब्बत नाम का लड़का होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, एक झगड़े में उलझ जाता है। जब बाकी लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं तभी एक और लड़का अपने आप को ज़मीन पर बार बार मारने लगता है। अब बेटा सबको बताती है कि यह लड़का ऑस्टेटिक है। इसका मतलब है कि वो उसका नेचुरल रिएक्शन है, वो कुछ जानबूझ के नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें वो अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रख पाता, ये एक बीमारी जैसी है। फिर प्यार की कहानी दस्तक होता है, यानी कि बीटा एक बुली को थप्पड़ मार देती है। वह लड़का उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी निर्णय बीच में आ जाता है और अपने दिल के साथ बीटा के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाता है। बाद में प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट को एक बेहद ज़रूरी टास्क देते हैं जो कि मुर्गे के बच्चे होते हैं उनका ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर कोई अपने चूजे का ध्यान नहीं रख पाता है उसे टॉर्चर भी किया जाता है और धमकी दी जाती है। और अब जो बुली लड़के होते हैं वो इस जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनमें से एक लड़की होती है जो इन सभी जीवों को नाम दे रही होती है ताकि सबका दिल पिघल जा सके और वे जिम्मेदारी महसूस करें। और उसी वक्त चूजे को बराबर तोड़ दिया जाता है और सारा इल्ज़ाम उस ऑस्ट्रेटिक लड़की पर डाल दिया जाता है। उसका नाम वाला चूजा भी मरा हुआ मिलता है और ये देखने के बाद सब लोग तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैरान हो जाते हैं। डायरेक्ट बिना किसी सबूत के उस मासूम लड़के को सज़ा मिलती है। 1 हफ्ते तक बिना खाना पानी के एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। बीटा अपने दोस्तों के साथ उस लड़के को बचाने का प्लान बनाती है, लेकिन उसका प्लान हिस्ट्री के टीचर सुन लेते हैं। जब वे लोग भागने की कोशिश करते हैं तो स्कूल का हेड गार्ड उन्हें डंडे से मारने की धमकी देता है। अब यह वही डंडा होता है जो स्कूल में कई पीढ़ियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। वापस क्लास में हिस्ट्री टीचर गेट लॉक कर देते हैं। जब निर्णय पूछता है कि सर लॉक क्यों किया है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि किसी भी मेथड पर सवाल मत उठाओ। निर्णय को बस बीटा की आंखों में थोड़ा सा सुकून मिलता है, जैसे उसकी रूहों में छुपा कोई छोटा सा प्यार पहली बार सांस ले रहा हो। और अब पनिशमेंट के रूप में सभी को जला हुआ चिकन यानी कि ब्रेकफास्ट के रूप में लेना होता है और ऐसा खाना जिसे कोई भूखा सुअर भी ना खाए। टीचर कहते हैं कि अगर किसी ने अपना चिकन नहीं खाया तो उसको बगल वाले का चिकन खाना पड़ेगा। अब इसके बाद मजबूरी में सब लोग जला हुआ चिकन खाना लगते हैं।
बेटा जब उस ऑस्ट्रिक लड़के के बारे में पूछती है टीचर से तो वह कहती है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रहा है, लेकिन असल में तो वो बेरहम टॉर्चर झेल रहा होता है। इस स्कूल में कमज़ोर बच्चों के साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा होता है जैसे उन्हें मजबूत बनाया जा रहा हो, लेकिन हकीकत में तो उन्हें प्यार और समझदारी की ज़रूरत होती है। अगले दिन टीचर एक स्पेशल रूम अनाउंस करते हैं, इस तरह वोट लेगा वह वीकेंड पर घर जा सकता है। अब बेटा इस एक मौके को समझती है, स्कूल की हद से ज़्यादा टॉर्चर और जुल्म को सबके सामने लाना चाहती है। हर स्टूडेंट चिट्ठी लिखता है कि उन्हें वोट क्यों मिलना चाहिए, लेकिन बुली फूड के बदले लोगों को वोट खरीदने की कोशिश करता है। बीटा इस बात का सामना करती है तो बुली गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी निर्णय उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है और वह बीटा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार होता है। बीटा की स्कूल से निकलने की ख्वाहिश और निर्णय के लिए प्यार दोनों मिल जाता है। अब उन्हें एक एक नंबर दे दिया जाता है, निर्णय को नंबर 2 और बीटा को नंबर 8। उनके असली नाम छीन लिए जाते हैं और उनकी पहचान खो जाती है। और अब हर सुबह बीटा लंच हॉल में निर्णय के सामने बैठी हुई होती है तो अंदर ही अंदर कुछ सुलगता है। बीच की हवा भी काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाती है, जैसे उनका प्यार किसी खास पल का इंतज़ार कर रहा हो, लेकिन अब वे अपने जज्बात जाहिर नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्कूल में प्यार की इजाज़त नहीं है। कहा जाता है कि छात्र के लिए सिंगल रहना ही बेहद अच्छा होता है और हर कोने में कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ पर एक चीज़ तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे गले लगना भी बहुत ही नामुमकिन है। तभी बीटा और नीरे हवा में चुपचाप इशारे से बातें करने लगते हैं और ऐसे इशारों जो सिर्फ दिल समझ सकता है। वे एक दूसरे को छुए बिना भी अपना प्यार जता सकते थे। इस बेरहम स्कूल में पहली बार उन्हें लगता है कि शायद वे खुश हो सकते हैं, क्योंकि अंधेरे में भी अगर प्यार हो तो रोशनी खुद रास्ता बना लेती है, वो रास्ता ढूंढ ही लेती है। कभी कभी प्यार को हाथों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ दो रूहों का मिलना ही काफ़ी होता है। बीटा और नीना एक दूसरे को भावनात्मक सहारा दे रहे होते हैं। तभी तभी इंटरनेटो डायरेक्टर उसके बीच कुछ महसूस करते हैं। अब अनिल उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा बेटा यानी कि नंबर 8 के साथ कोई भी रिलेशनशिप है। निर्णय तुरंत इनकार कर देता है, लेकिन डायरेक्टर कहता है कि प्यार की एक खास खुशबू होती है और पूरी मोहब्बत की बदबू आ रही है। इस स्कूल में तुम किसी पर क्रश रखते हो, स्कूल के नियम को तोड़ रहे होते हैं, कुछ कॉरिडोर में किस कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ छूना भी मना है। यानी कि अब छात्र धीरे धीरे स्कूल के कड़े नियमों को खिलाफ जाने वाले थे। तभी टोर जो कि फिर से अपनी ताकत वापस पाना चाहता था, सबको धोखा देता है। सबको लगता है कि अब खाना मिलेगा, लेकिन वह सबके सामने एक पेपर रख देता है जिसमें लिखा होता है एक प्रस्ताव, जो टीम जीतेगा सिर्फ उसी को खाना मिलेगा, जो हारेगा वह भूख से मरेगा। और फिर टीचर 2 टीमें बनाते हैं और सबको एक रस्सी देते हैं। शुरुआत में तो एक बचपन का खेल लगता है, लेकिन असली नियम होता है कि जब तक दूसरी टीम रस्सी नहीं छोड़ती मारो, और जो रस्सी छोड़ दे वो हार जाएगा। दोनों टीम एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे भूखे कुत्ते अपनी रोटी के लिए तोड़ते हैं। बेटा इतनी ज़्यादा हिंसा देखकर परेशान हो जाती है और चिल्लाकर कहती है कि प्लीज़ रुक जाओ, लेकिन कोई नहीं रुकता क्योंकि इस स्कूल में समाज के नियम नहीं चलते। यहाँ सिर्फ एक नियम चलता है, जो ज़्यादा ताकतवर है वही जीतेगा। तभी मीका, जो और भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती है, सबके बीच में भाग कर जाती है और रस्सी खोल देती है। जब टीचर उसे रोकने की कोशिश करता है तब नियना टीचर को धक्का दे देती है, लेकिन टीचर मेज से टकराकर गिर जाता है और फट जाता है। इसी तरीके से वो बर्बल खेल वहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन किसी को यह नहीं पता होता है कि अब उन्हें घंटों तक सज़ा मिलेगी। सड़े हुए दूध की बदबू के बीच बंद कमरे में रखा जाएगा। बीटा को अब एक ही सुकून मिलता है कि अपने प्यार को देख सकती है उसकी आंखों में। क्या पता उसका प्यार ही आखिरी ख्वाहिश और उम्मीद बन जाए। अगली सुबह टीचर क्लास में आती हैं और सबको पूछती हैं कि क्या तुम्हें अपनी किए पर पछतावा है। सब एक साथ कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। तो उनका अगला सजा होता है कि वो ट्री ऑफ रिमर्स के सामने घुटने टेक कर बैठ जाएं। आप सभी को नंबर स्लैम्प के नीचे बैठाया जाता है। टीचर सख्त नज़र रखी हुई होती है और उन्हें तब तक वहीं बैठना होता है जब तक वो अपनी गलती को स्वीकार ना करें। इसी कठोर हालत के दौरान बीटा और नियना फैसला करते हैं कि अब इस स्कूल से भागने का प्लान बनाना ही पड़ेगा। वो अपनी प्लान बाकी स्टूडेंट को बताते हैं और सभी मायूस और थके हुए होते हैं, लेकिन स्टूडेंट तुरंत हाँ कर देते हैं। याद आता है कि जब वह इस स्कूल में आए थे तो तब एक बस में लाए गए थे, तो प्लान बनता है कि डायरेक्टर के ऑफिस में घुसना है और बस की चाबी लेना है। रात के वक्त वह स्कूल की सारी लाइट्सों को ऑफ कर देते हैं। अब एंडीनिया एक झूठी फाइल रिपोर्ट करता है। दूसरे स्टूडेंट भी मिलकर कहते हैं कि किचन में आग लग गई है और यह सब टीचर को भ्रमित कर देते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। स्कूल के आंगन कोर्ट में एक छोटी सी आग लगाई जाती है, बस ध्यान भटकाने के लिए। इस अफरा तरी के बीच उन्हें बस की चाबियां मिल जाती हैं, लेकिन जैसे ही वह बस की तरफ दौड़ते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं, डायरेक्टर उन्हें परख लेते हैं। वो ठंडी बेरहम आवाज़ में कहते हैं कि अपने इमेच्योर प्लान को छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें वापस देखना चाहते हैं। फिर डायरेक्टर एक रहस्यमयी केक सबको ऑनर करता है।
कि उन सभी को जो घर जाना चाहते हैं, सभी बच्चे बिना कुछ सोचे वो केक खा लेते हैं। लेकिन उस केक में नींद की दवा मिली होती है। जब उस सबकी आंखें खुलती हैं तो उन्हें लगता है कि वह अपने घर पर आ चुके हैं। बीटा सबसे पहले अपने घर पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचती है, देखती है कि उसका सारा सामान बाहर फेंका हुआ है और हैरान परेशान खड़ी रह जाती है। कुछ समझ में नहीं आ पाता। तभी उसकी मौसी सामने आती है और कहती है कि उसने बीटा का कमरा बेच दिया है, बल्कि पूरा घर ही बेच दिया है। बीटा को धीरे धीरे सच्चाई का एहसास होता है कि उसकी मौसी ने सिर्फ समय और पैसे की बचत के लिए उस क्रूर बोर्डिंग स्कूल में भेजा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों साफ झलकते हैं। तभी बुली ट्विंस वापस आते हैं और देखते हैं कि उनके पिता अपनी प्रेमिका के साथ खड़े हैं। उनका पिता उन्हें बताता है कि उसने खुद पैसा दिया ताकि वे 3 साल तक इंटरनेटो में रहें और अब उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ। अब धीरे धीरे बहुत सारे छात्रों को एहसास हो जाता है कि शायद उनकी फैमिली उनसे सच में प्यार नहीं करती है। एक और लड़की अपने पिता को शादी के कपड़ों में देखती है और वह अपने पिता से कहती है कि वह उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसका पिता बेरहमी से उसे धक्का देता है और थप्पड़ों से मारने लगता है, जैसे वह उसकी बेटी नहीं है, कोई बोझ हो। एक ऑस्ट्रेलिया लड़का जब घर पहुंचता है तो उसकी माँ बस यही कहती है कि वह जल्दी से वापस इंटरनाडो चला जाए, ताकि उसका पिता एक शराबी और हिंसक आदमी है जो उसके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन सबसे दिल तोड़ देने वाली वापसी यहाँ की होती है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। किसी गंभीर बीमारी के कारण उसका निधन हो गया है। निया सदमे में और गम में डूब जाती है पूरी तरीके से। तब इंटरनाडो वही डायरेक्टर जो हमेशा बच्चों पर सख्ती रखता है, इस बार उसे डांटता नहीं बल्कि उसकी माँ के लिए हमदर्दी जताता है। इस इंटरनाडो स्कूल में टीचर था, इसी वजह से उसकी माँ को लगा था कि यह जगह उसके लिए, उसके भविष्य के लिए सुरक्षित और बेहतर होगा। लेकिन हकीकत तो यह है कि यह स्कूल किसी जेल से कम नहीं है। वो बच्चों के जिस्म ही नहीं बल्कि उनकी रूहों को भी धीरे धीरे निगल लेता है। इस दर्द के बीच नेहा को बस एक ही उम्मीद बाकी रहती है, बेटा के साथ उसका प्यार, उसके साथ मिलकर इंटरनाडो स्कूल से भाग जाना और कहीं दूर एक नई ज़िंदगी शुरू करना। जब सभी बच्चे वापस इंटरनाडो लौटते हैं तो डायरेक्टर एक ऐलान करता है कि यह स्कूल उन बच्चों के लिए है जिन्हें उनकी फैमिलीज़ ने ठुकरा दिया है। यह जगह इसलिए बनाई गई है ताकि बच्चे प्यार और सच्चाई और असली ज़िंदगी जी सकें, उनका अनुभव ले सकें जो कि उनके पेरेंट्स ने उनसे छीन लिया है। अब नियाना ऊपर से दिखावा करती है कि वो अब स्कूल के रूल्स को मान लेगी, लेकिन वह छुपकर बेटा को बताता है कि वह उसके साथ भाग जाना चाहता है, एक ऐसी ज़िंदगी जीना चाहती है जहाँ सिर्फ प्यार हो, कैद नहीं। अब बेटा कहती है, अब तक तुमने कभी अपने जज्बात जाहिर नहीं किए, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूं जब तक तुम मुझे सच में अपने दिल का हाल नहीं बताते। लेकिन इसी दौरान स्कूल के कुछ टीचर्स जंगल में एक गुप्त बैठक करते हैं, ऐसे जैसे वो कुछ प्लान बना रहे हों। वहाँ पर टीचर कहता है, इस बच्चे को मार डालो और इसके शरीर पर एक्सपेरिमेंट करो। तो दूसरी टीचर कहती है कि नहीं, इन्हें हमेशा के लिए अपना नौकर बनाकर रखो। यह हमारे कपड़े धोएंगे, खाना बनाएंगे और हमारी सेवा करेंगे। इस स्कूल के पीछे कोई बहुत ही अंधेरी सच्चाई छुपी हुई होती है और बच्चे अब उस सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुके होते हैं। तभी स्टूडेंट्स उठते हैं और देखते हैं कि अब क्लासेस कैंसिल हो चुकी हैं और पूरे स्कूल में एक शाही वेलकम पार्टी की गई थी। पार्टी में हर तरफ डिलीशियस फूड, मिठाइयाँ और रंग बिरंगी सजावट हुई होती है। सब बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि यह उनकी आखिरी खुशी भरा दिन है, क्योंकि टीचर्स उन्हें मोटा कर रहे हैं ताकि बाद में उन्हें मारकर अपने प्रयोग के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसी बीच निनय अपने दोस्तों को बताता है कि वह बीटा से सच्चा प्यार करता है। सारे दोस्त हंसते हैं और उसे मज़ेदार सलाहें देने लगते हैं। एक दोस्त कहता है कि लड़की को फूल देना सबसे अच्छा आइडिया है और वो ऑस्ट्रेटिक लड़का कहता है कि उसका हाथ पकड़ो जैसे वो पूरी दुनिया की सबसे खास लड़की हो। ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा और फिलोसोफर निकला। तभी अचानक एक टीचर आती है और सभी बच्चों को लाल रंग की डिशें देती है। बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। उनको तो पता ही नहीं होता है कि इसमें कुछ अजीब है। रात को जिन स्टूडेंट ने वो जेलेटिन खा ली थी उन्हें हिप्नोसिस ट्रांस में ले जाया जाता है जंगल की ओर। 3 लड़कियां ऐसे चल रही होती हैं जैसे किसी भूत ने उन्हें पचस कर लिया हो। ना ही बोल रही थी, ना ही देख रही थी, बस जंगल की तरफ बढ़ती जा रही थी। वहाँ वो टीचर एक लाइट ट्रायंगल बनाती है और कहती है, घुटने पर बैठो, आंखें बंद करो। हिप्नोसिस के असर में वह लड़कियाँ अपने बीते हुए ट्रॉमा को फिर से महसूस करने लगती हैं, जैसे कोई उन्हें उन्हीं की यादों से मिटा देना चाहता हो। यह तो बस शुरुआत है। अंधेरा अब और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है और यह सब देखकर समझ में आता है कि टीचर स्टूडेंट का दिमाग कंट्रोल कर रहे हैं और उनके ब्रेन बॉस कर रहे हैं।
अब हिस्ट्री टीचर मीका को एक लैब में ले जाया जाता है और फिर उसके सिर पर एक हेलमेट जैसा डिवाइस पहना दिया जाता है जो उसकी माइंड को कंट्रोल करता है। अब मीका को उसके फादर के दर्दनाक अब्यूज़ के सीन दोबारा महसूस कराए जाते हैं और उनके दिमाग में गुस्सा और बदले की एक गहरी भावनात्मक इम्प्लांट की जाती है ताकि वह अपने पापा को मार दे। अब यहाँ पर हमें यह डिस्कवर होता है कि टीचर खुद बच्चों को नहीं मारना चाहते, बल्कि वह चाहते हैं कि बच्चे अपने ही माँ बाप को मार दें ताकि बाद में टीचर्स उनकी प्रॉपर्टी और पैसे अपने नाम पर कर सकें। जब यह सब हो रहा होता है उसी वक्त पीटा रात के अकेले में चल रही होती है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी वह देखती है कि निर्णय उसका पीछा कर रहा है और फिर वह शर्माते हुए कन्फेस करता है कि वह डर गया था कि कहीं कोई उसे किडनैप ना कर ले, या जो प्यार के जज्बात से भरी होती है अब वो उसे कहती है कि वह अपनी फीलिंग्स में थोड़ा ज़्यादा डायरेक्ट हो। निर्णय अपना हाथ बढ़ाता है। अबीटा को लगता है कि वह उसका हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन वह पास रखा लैंप उठाता है और कहता है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए इसी लैंप की रोशनी जैसा है। तो मेरी ज़िंदगी का वह सितारा हो जो मुझे रास्ता दिखाती है। बीटा शर्मा जाती है और कंफ्रेस करती है कि उसकी हिम्मत और इंसाफ की भावना बहुत ही बड़ी फ़ैन है। उधर पता चलता है कि मीका का भाई जिंदा है और वह अकेला लड़का है जो एक्सपेरिमेंट से बचा हुआ है, इसलिए वह विलन जिसके सिर पर हमेशा ट्रॉफी होता है उसे सबसे बड़ा चैलेंज मानता है। मिस्टर गौरव छुप कर सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। उसका प्लान है कि स्टूडेंट को सोल्जर्स बनाकर अपनी आर्मी खड़ी कर सके, जबकि रॉन का मकसद सिर्फ अपनी बहन मीका को बचाना होता है। रॉन दिल से एक कंपास को फॉलो करता है और आखिरकार अपनी बहन तक पहुंच ही जाता है। मीका उसे देखती है। मीका उसे देखकर उसके गले लग जाती है। भाई बहन का मिलना ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है। उसे स्कूल के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है, लेकिन जैसे ही दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं कि तभी विलय उनके रास्ते में आ जाता है हाथ में गन लेकर, और वो सिक्का निकालता है और एक डरावना गेम प्रपोज करता है। अगर हैर आया तो एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट होगा और दूसरा भाग सकता है। अब कॉइन उछलता है और क्रॉस होता है। रॉन और मीका बस 10 सेकंड का फ़ायदा उठाकर दौड़ने लगते हैं, लेकिन एक गार्ड उन्हें रोक लेता है। फिर निर्णय अपनी जान की परवाह किए बिना गार्ड से टकरा जाता है, लेकिन उसे बहुत ही बुलेट लग जाती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। सभी स्टूडेंट को उसके डॉम्स में बंद कर दिया जाता है बिना खाने पीने के। अगली सुबह कुछ स्टूडेंट को चुना जाता है और उनकी नसों में एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड इंजेक्ट किया जाता है। जब बीटा कम्फर्ट एरिया पहुंचती है तो एक नई बॉटल को नोटिस करती है। तभी नूगो टियाना और बिल आते हैं और उनका बिहेवियर बिल्कुल ही अलग होता है। बहुत शांत और रोबोटिक जैसा वो ज़ॉम्बीज़ के जैसा बन गए थे। अब वो सब बहुत विनम्रता के साथ कहने लगते हैं कि यह पानी पियो, इसमें वही चीज़ है जो हमें खुशी देती है। लेकिन दरअसल यह हिप्नोटिक जहर होता है जो स्टूडेंट का दिमाग कंट्रोल कर लेता है। अब सिर्फ 3 ही नहीं बल्कि और भी कई सारे स्टूडेंट हिप्नोटिक हो चुके होते हैं। सब ऐसे बर्ताव कर रहे होते हैं जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अंदर से उनका दिल अब रोबोटिक हो चुका होता है और वे विलेन के हर कमांड को फॉलो कर रहे होते हैं। विलेन का अलग प्लान होता है कि अब वह स्टूडेंट के माता पिता को स्कूल बुलाएंगे ताकि उन्हें भी अपने चेस गेम में मोहित कर लिया जाए और इस्तेमाल कर सकें, जिसमें सबसे पहले निनय का बाप जो सबसे पहले ही झूठ बोलकर मरने का नाटक कर चुका था ताकि अपने बेटे की जिम्मेदारी से बच सके। लेकिन जैसे ही वह स्कूल में आता है, नेहा को हिप्नोटाइज्ड मोड में देखता है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। विलन अनाउंस करता है कि अब तुम्हें मौका मिलता है बदला लेने का उन पेरेंट्स से जिन्होंने तुमसे कभी सच्चा प्यार नहीं किया। फिर सभी पेरेंट्स जंगल में छोड़ दिए जाते हैं और बच्चों से कहा जाता है कि वे अपने पसंदीदा हथियार के साथ उनका पीछा करें। उन्हें 99 सेकंड दिया जाता है छिपने के लिए। उनके बाद शुरू होती है डरावनी और थ्रिल से भरी ठिकान की दौड़, जिसमें से मेटोन एक घमंडी छात्र बंदूक लेकर अपने पिता का पीछा करता है। उसके दिल में सिर्फ बदले की आग भरी होती है। कुछ छात्र नकली प्यार दिखाते हैं, जैसे एक लड़की अपने घायल पिता को देखकर उनकी तकलीफ और भी बढ़ा देती है। और फिर आता है निर्णय का पल। उसके हाथ में वही किल्फ स्टिक होती है जिससे उसका बाप उसे बचपन में मारा करता था। वह अपने बाप के सामने खड़ा होता है और उनकी आंखों में डर देखकर उन्हें अजीब सी खुशी महसूस होती है। सबको लगता है कि नैना भी हिप्नोटाइज हो चुका है, लेकिन जल्दी ही सच सामने आता है कि वह तो बस एक्टिंग कर रहा था। फिर भी वह अपने अंदर का सारा गुस्सा निकालते हुए, तू एक ऐसा इंसान है जिससे प्यार का कोई हक नहीं है। मैं एक खूबसूरत लड़की से मिला हूँ जिसे
जिसने मुझे वह प्यार दिया जो आप कभी भी मुझे नहीं दे पाए। यह कहकर निर्णय अपने बाप को एक गिफ्ट देता है, ऐसा डिवाइस जो उसकी सारी यादें मिटा दे, ताकि वह हमेशा के लिए अपने बेटे को भूल जाए। और अब उसके बाप के पास उसे तकलीफ़ देने का कोई तरीका नहीं बचता। निर्णय का असली मकसद बस एक था, बीटा को किस करना। बीटा कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी, लेकिन जब तक हम इस इंटरनाडो को बुराइयों से आज़ाद करा लेंगे। तभी एक टीचर उनका पीछा करता है, लेकिन दूर जाते हुए फिसल जाता है। जब बंदूक निकलता है, एक लड़की बीटा के सामने आ जाती है और अपनी जान देकर उसकी रक्षा करती है। यह दिखाता है कि हिप्नोटाइज के बाद भी उनकी आत्मा में दोस्ती और प्यार का एक टुकड़ा बाकी है, और यह साबित करता है कि बुराई कभी इंसान के बीच के असल रिश्तों पर जीत नहीं पा सकती। लेकिन वो प्रोफेसर एक डरावना पिस्ट होता है जो किसी हद तक जा सकता है मारने के लिए। वह निर्णय को बड़े ही बेरहमी से पीटता है ताकि बीटा मीका को उठाकर इंटरनाडो ले जाए, और जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो जाती है और वह गिर जाती है। मीका को गले लगाकर रोती है। मीका अपनी आखिरी सांस में कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती। उसके बाद वह बेहोश हो जाती है और अब उसकी ज़िंदगी छात्रों के हाथों में है। एक छात्र मीका को गोद में उठाता है और रॉन, जो उसका भाई है, गुस्से से भरा हुआ टीचर से टकरा जाता है। रॉन और निर्णय मिलकर उस प्रोफेसर से लड़ते हैं। जब हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो रॉन अपना हिप्रोपे निकालता है और उसे प्रोफेसर को हिप्नोटाइज कर देता है। रॉन उससे कहता है कि अब खुद को मारना शुरू करो, और वह टीचर वाकई में खुद को मारना शुरू कर देता है, जैसे उसके ऊपर मच्छर चढ़ गए हों। रॉन उसे देखता रह जाता है। जैसे जैसे बहुत ज़्यादा खुद को चोट पहुंचाता है, रॉन फैसला करता है कि वह भी मॉन्स्टर नहीं बनेगा और उसे रोक देता है। मीका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हिप्नोटाइज्ड कुछ छात्र सामान्य हो जाते हैं। पेरेंट जो कि सब कुछ देख चुके होते हैं, उन्हें मेडिसिन दिया जाता है ताकि उनकी यादें मिटा दी जाए। विलेन हमेशा के लिए अकेला रह जाता है और उसे एक मेंटल असाइनमेंट में भेज दिया जाता है, क्योंकि बिना दोस्तों के ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं होता। 1 महीने के बाद मीका पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और इंटरनाडो वापस आ जाती है, जहाँ पर सब खुशी से वेलकम करते हैं। निर्णय इस खुशी से प्रेरित होकर आखिरकार बीटा से अपना प्यार कन्फेस करता है। बीटा उसके गाल पर एक प्यारा सा किस करती है और कहती है कि मैं तुमसे बेपनाह प्यार करती हूँ। और निर्णय, क्योंकि इतने बुरे वक्त में भी वह उसको छोड़ा नहीं, अलग नहीं हुआ। दोनों का प्यार और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और यह उनके प्यार की ताकत का सबूत है। फिर डायरेक्टर को लगता है कि उसकी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है, तो वह अपनी वसीयत में लिखता है कि इस स्कूल का नया लीडर रॉन बनेगा। अगली सुबह जब उसे ब्रेकफास्ट देने जाता है तो वह अपने बिस्तर पर मरा हुआ मिलता है। रॉन इंटरनाडो की जिम्मेदारी उठाता है और बीटा और निर्णय के साथ मिलकर के उस जगह को एक खुशहाल और प्यार भरी जगह बना देता है। अब स्टूडेंट जो चाहे वो खा सकते हैं, खुलकर हंस सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। वह नई ज़िंदगी में हैं। बीटा खुद को फर्ज से भरा हुआ महसूस करती हैं, क्योंकि अब वो भी बच्चा अपने पास्ट की वजह से तनहा नहीं रहेगा। इसे कभी ना भूलने वाले इंटरनाडो में स्टूडेंट ने एक असली फैमिली बनाई है। फ्रीडम का एहसास और एक ऐसा प्यार जो हर चोट को भर सकता है। अब हीरोज़ की आंखों में अंधेरा नहीं है, बल्कि एक रोशन और खास सी रोशनी है, क्योंकि उन्होंने अपनी सोलमेट्स को पा लिया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़